अरमगान सईद है विद द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि टोटली ये सिलेबस जो है वो नए सिरे से शुरू करवाया जा रहा है। 2020 एंड 2021 इसके लिए पंजाब बोर्ड की तरफ से नई बुक इशू हुई है। उन्हीं की वजह से हम लोगों ने आरजीएस ने स्पेसिफ़िकली इन लेक्चर्स का इनकाद किया है, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले चैप्टर के 3 लेक्चर्स जो हैं वो तैयार किए थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी बेसिक्स चैप्टर की थी वो पढ़ी। सेकंड के अंदर फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा। आज थर्ड लेक्चर है जिसकी आउटलाइन बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। उसी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे वाले लेक्चर से ही थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट्स। बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है। जिस तरह फ़्लो चार्ट के अंदर बताया गया कि पिक्टोरियल फॉर्म के को यूज़ किया जाता है, बट एल्गोरिदम उसके बाद आए जिसमें ये बेसिक्स बताई गई कि आप वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। फर्स्ट लेक्चर में ये आपको बताया जा रहा है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, बट सेकंड लेक्चर के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप वर्ड्स के ज़रिए इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ़र्क क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी आप कंप्यूटर की फील्ड के अंदर फेस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, तो वो है कितनी कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जितनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा ही उसको डिफ़िकल्टी के ज़रिए सॉल्यूशन लाया जा सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका बेसिक फ़्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल है। वो सिंपल एक पेज के ऊपर नहीं आएगा, मे बी मल्टीपल पेजेस के ऊपर जाए, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम। यानी कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसका फ़्लो चार्ट बनाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो उनके लिए हम सिंपल वर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है बिटवीन फ़्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। सेकंड है कि अगर तो हमारा सॉल्यूशन डेवलप हो जाता है तो उसके बाद हम किस तरह ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन यूज़र के पास जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उस मकसद के लिए हम टेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। टेस्ट डाटा से क्या मुराद है कि जितनी भी आपने सॉल्यूशन की एक्सट्रीम केसेस बनाए हैं उनको आप किसी ना किसी डमी वैल्यू के ज़रिए चेक करेंगे। टेस्ट डाटा के अंदर आप अपनी तरफ से डेवलपर या फिर प्रोग्रामर जो है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करता है और उसका आउटपुट चेक करता है। अगर आउटपुट करेक्ट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन ठीक है। कि आउटपुट वैसा ही आना चाहिए जिस तरह के यूज़र को प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ठीक है। क्योंकि टेस्ट डाटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि किस किस्म का आप डाटा उसके अंदर प्रोवाइड करें और उसकी आउटपुट चेक करें। तो बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा ये 5 हैं, जिसमें फर्स्ट वैलिड टेस्ट डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंपल फॉर्म की बात करें जो कि इंटरनेट के ऊपर आप सोशल मीडिया साइट्स या मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर फॉर्म डेवलप करते हैं, जिसमें आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, सारा कुछ फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसको। अब हर एक फ़ील्ड की, अगर हम नाम की एक फ़ील्ड रखें, फ़ोन नंबर की एक फ़ील्ड रखें और ईमेल की एक फ़ील्ड रखें, उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम नाम की बात करें तो उसमें नंबर्स नहीं आ सकते, तो ये उसकी वैलिड फॉर्मेट क्या होगी, सिर्फ टेक्स्ट डाटा। स्पेसेस आ सकेंगी बट नंबर्स नहीं आ सकेंगे, डैशेस नहीं आ सकेंगी, हैशटैग नहीं आ सकेगा, ये मुख्तलिफ, यानी कि उसका वैलिड डाटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप वैलिड डाटा को पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वैलिड डाटा उस तरीके से इनिशिएट हो रहा है या नहीं। देन इनवैलिड डाटा जो कि उसका नहीं है, जो उसमें प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, आप वो डाटा उसके अंदर पुट करेंगे, इनवैलिड डाटा। आफ्टर दैट बाउंड्री वैल्यूज़। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर फ्रॉम 1 to 100 आपने एज का बताने के लिए कोई ना कोई फील्ड जो है वो प्रोवाइड की हुई है उस फॉर्म में।
अब अगर उसके अंदर पॉइंट के अंदर वैल्यूज आ जाए तब भी प्रॉब्लम है, अगर 100 से अबव चली जाए तब भी प्रॉब्लम है। तो एक्सट्रीम केसेस के ऊपर हम उसको यूज़ करेंगे एट 1 कि वो 1 के ऊपर क्या सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, आउटपुट क्या दे रहा है, एट 100 के ऊपर वो क्या आउटपुट दे रहा है। ये है बाउंड्री वैल्यूज़ के, जितनी लोअर एक्सट्रीम वैल्यू और हायर एक्सट्रीम वैल्यू दोनों के ऊपर इसको चेक किया जाता है। देन इज रॉन्ग फॉर्मेट। अगर टोटली रॉन्ग फॉर्मेट का, यानी कि आपसे टेक्स्ट डाटा मांगा गया लेकिन आप उसमें पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या पिक्चर मांगी गई है तो उसके अंदर आप टेक्स्ट डाटा जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी फॉर्म फिल की बात करें तो समटाइम प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए कहा जाता है, उसमें आप कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं पुट कर सकते। अगर पिक्चर सिलेक्शन के का कहा गया तो आपने पिक्चर ही सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये रॉन्ग फॉर्मेट है। अगर उसको रॉन्ग फॉर्मेट प्रोवाइड की जाए तो उसको क्या आउटपुट हो सकती है उसको चेक किया जाता है। देन इज एब्सेंट डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर नाम की फील्ड को खाली छोड़ दिया जाए तो क्या उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन होगा सॉल्यूशन की तरफ से या नहीं, क्या वो एम्प्टी डाटा को भी एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं। तो ये है एब्सेंट डाटा, यानी कि डाटा उसके अंदर प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा। हमने टेस्ट डाटा की टाइप्स पढ़ ली कि कोई डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में आ सकता है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आ सकता है। बट इसके बाद ये है कि क्या हमारे पास जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइड है या नहीं। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की हम बात करेंगे। वेरिफिकेशन सिंपली आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि अगर यूज़र प्रोवाइड कर रहा है डाटा को, इनपुट दिया जा रहा है और उसका कोई ना कोई आउटपुट आ रहा है, जिस तरह उसको काम करना चाहिए वो कर रहा है, ये है उसकी वेरिफिकेशन। बट वैलिडेशन है क्या एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला एक डेवलप करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें आप वैल्यूज़ डालते हैं बट उसके फार्मूला में कोई प्लस या माइनस की आप मिस्टेक कर देते हैं। वेरीफाइड तो है कि आप डाटा पुट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहा है और वो आउटपुट दे रहा है, बट वैलिडेटेड आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आंसर आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, यानी कि आपकी जो लॉजिक्स हैं वो कवर नहीं हो रही। इसी से हमारे पास आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ एरर्स। बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की फील्ड के अंदर हम पढ़ते हैं। एक है सिंटैक्स एरर, एक है रन टाइम एरर और एक लॉजिकल एरर। सिंटैक्स और रन टाइम एरर्स बहुत बेसिक, साफ दिखाई देने वाले एरर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे या तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा या कहीं ना कहीं आके वो स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन। बट लॉजिकल एरर्स जो कि थर्ड टाइप हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं। जैसा मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी कि अगर आप एक बेसिक प्लस या माइनस की मिस्टेक कर देते हैं तो ये एक लॉजिकल एरर है। इसमें ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ना कोई अनवांटेड एग्जीक्यूशन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक एरर आ रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू सही तरीके से नहीं आ रही। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर एक एरर को रिमूव ज़रूर करना पड़ता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जो कि एरर फ्री होगा। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर उसके अंदर ज़रूर आएगा। अगर एरर्स आ रहे हैं तो हम किस तरह एक रिकॉर्ड रखें कि एक एरर हम रिमूव कर चुके हैं और दूसरा एरर उसके पास सामने आ रहा है, तो हमें किस तरह पता लगेगा क्या ये हमने एरर पहले रिमूव किया था या नहीं किया था, क्या हम सेम मिस्टेक बार बार तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रेस टेबल, जितनी दफ़ा आप एरर हैंडलिंग करते हैं उतनी दफ़ा आप एक टेबल, बेसिक टेबल होता है जिसके अंदर आप उस वैल्यू डालते जाते हैं कि हमने इस डेट को इस टाइम के ऊपर, या जो भी ये ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने ये एरर को दुरुस्त किया है। इससे आपके पास एक ट्रेस टेबल रहता है कि ये एरर इधर से इनिशिएट हुआ था, इसको इस टाइम के ऊपर दुरुस्त किया गया था, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद ये आता है, ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, कितना सीवियर कंडीशन ये रखता है या नहीं रखता, ये पूरा ट्रेस टेबल के अंदर आता है। इफ़ एक एरर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके बाद उसको करेक्ट भी कर दिया गया है, तो फिर आगे क्या करें? क्या उसको दोबारा चेक करें या ना करें? जाहिर सी बात है उसको दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, अब दोबारा से इनवैलिड डाटा को है टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जो आपने करेक्ट की है एरर, क्या वो दोबारा तो नहीं आ रहा है इनवैलिड डाटा के ऊपर। तो इस
से आपके पास एक करेक्ट फॉर्म के अंदर सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था, जिससे आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास टाइम ये है कि मैं आपको आगे के लिए, यानी कि आपको घर बैठे हुए काम करने के लिए एक असाइनमेंट दूँ। असाइनमेंट बहुत बेसिक सी होगी, जिसका सलूशन कोशिश ये की जाएगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन भी मैं आपको कर सकूं। फॉर दिस पर्पज़ आपकी जितनी एक्सरसाइज है उसमें MCQs और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और कमेंट्स के ज़रिए व्हाट्सएप पे भी आप जो है कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप वो सेंड कर दें, हम उसको चेक करके आपको रिटर्न उसका रिज़ल्ट दे देंगे। देन है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जितनी भी तरतीब होगी, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपकी प्रॉब्लम होंगे वो कमेंट के ज़रिए आपके सॉल्व किए जाएंगे। इसी से आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।